चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, फाइनल अकाउंट का हम पढ़ रहे थे, फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स हम लोग देख रहे थे। और आज उसी के अंदर हमारे पास में नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं। लास्ट हमने पढ़ा था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और हमने पढ़े थे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास में होता है कि जो इन्वेस्टमेंट की होती है बिजनेसमैन ने। देखो, होती हैं दो चीजें बिजनेसमैन के लिए ना, दो चीजें होती हैं। एक होती है सर प्रॉफिट्स और दूसरे होते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहली तो बात मैं बता दूं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्यों जाता है। देखो, ये तो प्रॉफिट्स जो है ये अनसर्टेन है। ये प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे हमें पता नहीं है, और जो भी होंगे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन लेकिन एक बिजनेसमैन के पास में ऑप्शन होता है कि वो अपने पैसे की एफडी करवा ले या किसी और काम में लगा ले अपने पैसे को, लेकिन उसने ये पैसा बिजनेस को समर्पित किया है, तो बिजनेस एज अ रिवार्ड उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के अलावा बिजनेस अपने बिजनेसमैन को यानी कि ओनर को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह की अर्निंग होती है। तो हम क्या कहते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर ये एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, क्योंकि ऑपरेशंस में कोई लेना देना ही नहीं है इसका। ठीक है जी, तो ये कहां आ जाएगा सर? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। और दूसरी तरफ से ये कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है या फिर ऐड कर देते हैं हम इसको कैपिटल, ऐड इन कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन के पास जा रहा होता है। तो दो चीजें हमें देखनी है, एक तो हमें पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर देना है, क्योंकि कैपिटल इससे इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या कहता है, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस तरीके से एक बिजनेसमैन के लिए रिवॉर्ड है, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, एक बिजनेसमैन के लिए पेनाल्टी है। तो ये पेनल्टी क्या कहती है? ये पेनल्टी ये कहती है कि बिजनेस अपने बिजनेसमैन को कहता है कि अगर आपने कैपिटल को विड्रॉ किया, कैपिटल को किसी भी तरीके से निकाला, तो मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगा दूंगा और इससे आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैपिटल को बढ़ाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैपिटल को घटा देती है, तो हम क्या कहते हैं, माइनस इन कैपिटल, नंबर वन। और बिजनेस को ये अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो ये क्या है सर? इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इन पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है ये बिजनेस की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तो हम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में पढ़ रहे हैं, तो हमने इतना इजीली सीख लिया। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हमारे को एवरेज पीरियड भी पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक जी, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है सर, आपके पास में
स्टेशनरी होती है कभी कभी, ठीक है जी, स्टेशनरी होती है, या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया। कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, जैसे कि हमारे पास में स्टेशनरी हो सकती है, जैसे कि हमारी ऑयलिंग एंड ग्लेवेंजिंग करने के लिए, ऑयलिंग एंड ग्लेवेंजिंग करने के लिए हमारे पास में ऑयल और ग्रीस का स्टॉक हो सकता है। तो ये कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं क्या, पहले इस चीज को समझ ले। ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस के अंदर जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है ऑफिस में या फैक्ट्री में, मान लो जी मेरे पास में मेरा ऑफिशियल स्टाफ है, वो ऑफिशियल स्टाफ मेरे से स्टेशनरी की डिमांड करता है कि सर हमारे को कुछ बिल बुक्स चाहिए, हमारे को कुछ पेन चाहिए, तो मैं इसका ना स्टॉक बना करके रखता हूँ। अब इसके अंदर जो मेरी कंजम्पशन होती है वही मेरा एक एक्सपेंस माना जाता है। देखो मैं समझाता हूँ, हमारे पास में दो तरह की चीजें हैं, एक है हमारे एसेट्स, चलो एसेट्स को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से समझना। एक होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट और एक होते हैं हमारे करंट एसेट्स, है ना। तो फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो कंजम्पशन होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट पूरा का पूरा तो यूटिलाइज नहीं हो गया ना ऑपरेशंस के अंदर, तो जितना यूटिलाइज होता है जो उसकी फॉल इन वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और करंट एसेट भी कभी कभी पूरे के पूरे यूटिलाइज नहीं होते, जैसे कि मान लो हमारे पास में कोई स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, ये पूरे के पूरे हमारे पास में कंज्यूम नहीं हुए। मान लो 50,000 रुपए का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था, हमने ड्यूरिंग द ईयर और परचेज कर लिया, कितना परचेज कर लिया, 10,000 रुपए का और परचेज कर लिया, और अभी हमारे पास में बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, मान लो 5,000। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास में 50,000 रुपए का सामान था, 10,000 रुपए का मैंने और खरीद लिया, और बच गया कितना है मेरे पास में, 5,000, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। यानी कि कायदे से होना कितना चाहिए था, कायदे से होना चाहिए था 60,000, लेकिन अब है कितना, सिर्फ 5,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर मेरी कंजम्पशन जो है, मेरी कंजम्पशन जो थी वो कितनी थी, बोलो सर, मेरी कंजम्पशन 55,000 रुपीज की थी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस, कंजम्पशन कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेज ऑफ स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से हमारे पास में जो है कंजम्पशन निकल करके आती है, कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स। ओके, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास में स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इट्स रिकवरी। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर and its recovery, and its recovery, recovery from whom, recovery from इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। एक सेकेंड है, हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी से हमने रिकवर कर लिया। ध्यान से सुनना, पहले एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से ही समझेंगे इसको, एग्जांपल से समझेंगे इसको। एग्जांपल क्या कहता है हमारे पास में, मान लीजिए हमने ना परचेजेस की, हमने
परचेजेस की, कितने की? हमने परचेजेस की 5 लाख रुपए की, ठीक है सर। और हमारे पास में हमारा लॉस बाय फायर हो गया, यानी कि गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर हो गए, लॉस बाय फायर, या इसको गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर बोल दो, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर। ये हुए हमारे 50,000। और हमारे को एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि सर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹30,000। ये तो दिया हुआ है नंबर 1 में, और नंबर 2 में दिया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम ऑफ ₹30,000। मतलब केस 1 में उसने सिर्फ एडमिट किया है, पे नहीं किया, और केस 2 में उसने पे कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने। सबसे पहले, अच्छा ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले हम ये समझेंगे, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि हम किन चीजों को परचेजेस कहते हैं? परचेजेस क्या हैं, बता सकते हैं आप मेरे को? परचेजेस को डिफाइन कर सकते हैं? बोलो जी। सर गुड्स। सर हाँ जी बोलिए। जैसे रॉ मटेरियल सर, वगैरह हम गुड्स को- परचेज करते हैं जिसे हम आगे मतलब फिनिश गुड्स में बना के सेल्स कर सके, तो उसके ठीक है लिए जी। जो रॉ तो मटेरियल बच्ची ये कह रही है कि सर परचेजेस का मतलब है एक्विजिशन ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, ये हमारी परचेजेस होती है। अच्छा, एक और सवाल आप लोगों से, ये तो आपने सही बता दिया कि क्या जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं फायर में, उनको हम सेल कर पाए हैं? नहीं नो सर। सर। तो जो गुड्स डिस्ट्रॉयड है ना, आर नॉट पार्ट ऑफ सेल, देयरफॉर होना क्या चाहिए? परचेजेस should be decreased। है ना? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, परचेजेस जो हैं वो डिक्रीज हो जानी चाहिए। चलो ठीक है, समझेंगे भाई, समझेंगे, ध्यान से समझना। मैं एक बार में सही जवाब नहीं बताऊंगा तुम्हें, तरीके से समझाऊंगा पहले, ठीक है? जवाब बताना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ही नंबर है। तो सर ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं क्या काम करता हूं? मैं ना काम ये करता हूं कि इस चीज को दिखाने के लिए मेरी परचेजेस थी मान लो 5 लाख रुपए की, मैंने माइनस कर दिए कितने? 50,000 रुपए, 50,000 रुपए माइनस कर दिए, तो इसका मतलब मेरी परचेजेस कम हो गई। लेकिन सर ये मेरी परचेजेस कम हो गई, इसका मतलब ऐसा लग रहा है मैंने इसके ऊपर पैसे खर्च किए ही नहीं है, यानी कि मैंने परचेज रिटर्न कर दिया है जैसे कि, जबकि परचेज रिटर्न तो ये हुआ नहीं था। इसका मतलब ये ट्रीटमेंट क्या हो गया सर? गलत हो गया, ये ट्रीटमेंट गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर मैंने दूसरा ट्रीटमेंट किया, मैंने दूसरे तरीके से किया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो इससे भी मेरी परचेजेस कम हो गई 50,000 रुपीज की। इससे भी क्या हो गई? मेरी परचेजेस कम हो गई 50,000 रुपीज की। लेकिन अगर मैंने इसको सिर्फ क्रेडिट साइड पे लिख करके छोड़ दिया
तो ऐसा पता लग रहा है कि जैसे कि मेरी सेल हो गई हो, क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो इनकम आती है, क्रेडिट साइड पे क्या आती है सर, इनकम आती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सेल हो गई हो, तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट भी बेकार हो गया। तो अब हमने कुछ ऐसा काम करना है, कैसा काम करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि सर कोई ऐसा इफेक्ट आ जाए कि नंबर 1 तो हमारी परचेजेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाए, और नंबर 2 हम इसको लॉस की तरह से भी दिखा सके, लॉसेस हमारे इंक्रीज कर सके, यानी कि कोई ऐसी एंट्री होनी चाहिए जिससे कि लॉसेस जो हैं एग्जिस्टेंस में आ जाए, हमें दिखाई दे कि हाँ हमारे लॉसेस हुए हैं। यहाँ पे लॉसेस दिखाई दे रहे हैं क्या कहीं, यहाँ कहीं लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, कहीं पता लग रहा है कि यहाँ पे ये लॉसेस हुए हैं? नहीं सर, कहीं नहीं पता लग रहा कि ये लॉसेस हुए हैं। क्यों नहीं पता लग रहा? क्योंकि सर सीधी सी बात है, आपने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और क्रेडिट साइड पे लिखने की वजह से ये इनकम की तरह से फील आ रही है। तो सर अब इसका हमें कुछ करना पड़ेगा, इलाज। तो हमने ना एक इलाज ढूंढा जिससे कि ये दोनों चीजें हो जाएं। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, परचेजेस को कम कर दिया, एक तरीके से ये वाली एंट्री कर दी। ठीक है जी, परचेजेस को कम करके हमने ये वाली एंट्री एक तरीके से दिखा दी। अब सेकंड इफेक्ट दिखाना है इसका कि ये हमारा लॉस हुआ है, और लॉस हमारे पास में कहां पे, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे हमारे को रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, लॉसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ आते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो मैंने इसको ना यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना बाय लॉस बाय फायर, मैंने इसको लिखना है इस तरीके से, समझदारी की तरह से, समझदार व्यक्ति की तरह से मैंने इसको लिखना है तो ये लॉस बाय फायर, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नीचे लेकर के जाता हूं। ठीक है, ये लॉस बाय फायर लिखा मैंने और इसको डाल दिया विद इन ब्रैकेट कि लॉस बाय फायर तो उसका नेचर है, और इसको मैंने कहां डाल दिया, बाय P&L अकाउंट, या फिर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ये ट्रांसफर कर दिया मैंने। और यहां पे मैंने क्या लिखा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहां से ट्रांसफर होकर के आया, ट्रेडिंग अकाउंट से, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है जी, कितने का, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। ठीक है, 50,000 रुपीज की। अब इससे देखो हमारे को फर्क क्या पड़ा, हमारे पास में हमारी परचेजेस भी डिक्रीज हो गई और हमारे लॉसेस भी अराइज हो गए। ठीक है जी, तो हमने क्रेडिट से डेबिट में यहाँ पे ये ट्रांसफर कर देना है। ये वाली एंट्री समझ में आई कि ये यहां से 50,000 रुपया उठ करके इधर आ गया है। ठीक है जी, ये Yes, हमारे पास ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के अंदर। अच्छा ठीक है सर, ये तो हमने कर दिया कि हमारे जो गुड्स थे वो 50,000 रुपए के जो डिस्ट्रॉय हो गए थे उसको तो हमने दिखा दिया। अब सर ये भी बता दो कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹30,000, इसका क्या करेंगे। चलो जी, इसको भी सीख लेते हैं कि इसका क्या करेंगे। तो इंश्योरेंस, अगर लैंग्वेज में लिखा हो कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है, एडमिट किया है, तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि लॉस ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी, कितने का सर, 30,000 का। ठीक है सर, अगर ये लॉस ट्रांसफर हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर तो ये हमारा क्या माना जाएगा सर, ये हमारी इनकम माना जाएगा, इनकम माना जाएगा नंबर 1। और यहां पे लॉस ट्रांसफर हुआ है इंश्योरेंस कंपनी को, और केस ए क्या कहता है, उसने एडमिट किया है, एडमिट किया है, अभी पे नहीं किया, अभी पे नहीं किया। तो ये इस साल की हमारी इनकम भी है, और साथ में सर हमारे पास में ये क्या है, ये अभी रिसीव नहीं हुई है। तो एक तो ये इनकम है और ये एक्रूड इनकम कि हमें मिलेगा, भाई इनकम तो है ही। या फिर आप इसको 1 और 2 ना लिख करके एक्रूड इनकम ही लिख सकते हैं सिंपली,
तो क्योंकि ये इनकम है, क्योंकि ये इनकम है, ये कहां पे आ जाएगी सर? पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। और एक्रूड इनकम है तो ये क्या मान लिया जाएगा सर? एक तरह का एसेट मान लिया जाएगा। ये कौन सा था सर? ये हमारा केस 1 था। अभी केस 2 की भी ट्रीटमेंट बताओ, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे सर? एक तो पी एंड एल अकाउंट में लिख देते हैं क्या? बाय इंश्योरेंस कंपनी। कितने से सर? 30,000 रुपए से। लेकिन हमें अभी मिली नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस शीट में भी शो कर देंगे, बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ये हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट में शो कर दिया तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनी। कितना? उससे हमें 30,000 रुपए रिसीव होने हैं, अभी मिले नहीं है। अगर सर एक्रूड इनकम करके शो कर दे तो? एक्रूड इनकम भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर इंश्योरेंस क्लेम लिख देना, क्योंकि स्पेसिफाई बताना पड़ेगा ना, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई किस चीज की एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम लिख के ना विद इन ब्रैकेट लिख देना फिर इंश्योरेंस क्लेम, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं होगी उससे। अच्छा जी, ये तो था हमारा केस 1। केस 1 जहां पे हमारी इंश्योरेंस क्लेम जो है ना एडमिट किए गए। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव भी हो गए हमारे को, इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया और हमें रिसीव हो गया, तो अब क्या होगा? अब देखो जी, 4th पॉइंट, लॉस ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी 30,000 एंड पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। 30,000 रुपए जो था वो एडमिट किया गया उसके द्वारा, और उसके बाद में रिसीव भी हो गया हमारे को, उन्होंने पे कर दिया, यानी कि हमने रिसीव कर लिया। तो ये क्या है जी? हमारा केस 2। केस 2। अब इस टाइम पे क्या होगा सर? हमारे को इनकम की तरह से ट्रीट किया जाएगा, ये केवल हमारे को ये केवल इनकम की तरह से ट्रीट किया जाएगा। और इनकम की तरह से ट्रीट किया जाएगा तो पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। अब ये एसेट बनेगा तो सही, लेकिन बैंक बढ़ जाएगा हमारा, बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक या कैश जो भी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके भी डबल इफेक्ट पड़ेंगे। देखो जी, सिंपल सी बात है, एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा, एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा या तो अक्रूड इनकम का या फिर बैंक का, तो दोनों ही चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम केस 2 के अंदर क्या लिख देंगे सर? बैंक के अंदर इंक्रीज कर देंगे, ये बैंक 30,000, और मैं यहां लिख देता हूं केस 1 और केस 2। ये केस 1 और सर ये केस 2। इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अब आप लोग इसको ना अच्छे से नोट कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया और आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ठीक से। फटाफट से बनाइए इसको पूरे को, और ऐसे ही बनाइएगा जैसे समझाया है। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में है ये 3 एडजस्टमेंट, और तीनों एक जैसी हैं, इसलिए इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम इकट्ठे ही करते हैं इसको। स्टॉक प्रोवाइडेड टू स्टाफ, स्टॉक प्रोवाइडेड टू कस्टमर एज फ्री सैंपल, और स्टॉक विड्रॉन एज ड्रॉइंग। तो देखो सर, अगर मेरे पास में जो स्टॉक था, अगर मेरे पास में जो स्टॉक था जिसको कि मैं परचेज करके लेकर के आया था रीसेल करने के लिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमें गीता जी ने शायद बताया था, डेफिनेशन बताई थी परचेज की कि वो क्या है, एक्विजिशन ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, है ना, अभी हमने देखा। तो हमने इसको परचेज किया था रीसेल करने के लिए, लेकिन ये रीसेल तो नहीं हो पाया, हमने इसे स्टाफ को दे दिया,
हमने इसे कस्टमर को एज अ फ्री सैंपल दे दिया, या फिर हमने इसको घर पे ले गए, मतलब अपने घर के होम कंजम्पशन के लिए ले गए हम एज अ ड्राइंग, इसको हमने ट्रीट किया। तो सर तीनों ही केसेस में एक काम तो कॉमन है कि सर हमारी जो परचेजेस है ना वो डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम ना इसको रीसेल नहीं कर पाए, तो हम इसको परचेजेस तो नहीं मानेंगे। परचेजेस को परचेजेस कब मानते हैं? जब हम उसको खरीद के लाए होते हैं बेचने के लिए, और हमने इसको बेचा तो है नहीं, ठीक है ना। कोई बच्चा ये ना सोच ले कि सर यहाँ पे जो कस्टमर को हमने दिया एज ए फ्री सैंपल वो सेल नहीं है सर, वो सेल्स एंड प्रमोशनल एक्सपेंस है। खैर जब मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने ना स्टॉक प्रोवाइड किया स्टाफ को, तो हमारा परचेजेस तो कम हो गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, मान लो एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, और मैं हूं एम्प्लॉयर, मेरी एक गारमेंट की शॉप है। मैं अपने यहाँ पे काम करने वाले अपने एम्प्लॉय को क्या कहता हूं कि मैं आपको पैसों में दूंगा, मैं आपको पैसों में अमाउंट दूंगा, ये देखो ये मैं एम्प्लॉयर, ठीक है, और ये एम्प्लॉई है, ठीक है ना, जिसके सींग नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा मैं आपको इन कैश इन हैंड दूंगा 15,000 रुपीज, और साथ ही मैं आपको काइंड में दे दूंगा कितने के, 2,000 रुपए के कपड़े, यानी कि गारमेंट शॉप थी तो मैं आपको हर महीने क्लॉथ्स दे दूंगा 2,000 रुपीज के इक्वलेंट के। तो क्या लगता है ये जो एम्प्लॉय है इसकी सैलरी कितनी है सर? सर इसकी सैलरी 15,000 है क्या? नहीं सर, इसकी सैलरी 17,000 रुपए पर मंथ है। तो हम क्या कहते हैं कि जब हम ऐसी कोई चीज एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके जो सैलरी होती है उसमें जोड़ देते हैं, तो क्या इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास में? ये कहाँ ऐड हो जाएंगे? ये ऐड हो जाएंगे सर सैलरी के अंदर, सैलरी टू एम्प्लॉय या सैलरी टू स्टाफ, 2,000 रुपए बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है जी, ये कहानी समझ में आई? अच्छा यस सर। आगे चलते हैं जी। अब सेकंड केस में क्या हुआ? सेकंड केस में एक बात तो तय थी कि हमारे जो है वो परचेजेस कम हो जाएंगे, परचेजेस कम हो जाएंगे, ठीक है। हमने फ्री सैंपल दिए हैं, फ्री सैंपल से ना हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या इंक्रीज कर देंगे हम अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्योंकि इससे हमारी सेल्स प्रमोट होती है। भाई आपने भी देखा होगा ना कि मान लो मैं अंगूर के दाने लेकर के खड़ा हुआ हूं, अंगूर लेकर के खड़ा हुआ हूं, मेरे यहाँ पे मेरे कस्टमर आते हैं, खासतौर से आंटियां, वो क्या करती हैं, वो अंगूर के कुछ दाने खा करके देख लेती हैं, और मान लो पूरे दिन में उस मेरी स्टॉल के अंदर से कुछ क्या नाम है एक अच्छा खासा पोर्शन अंगूर का खा लिया गया, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे को घाटा हो गया, घाटा नहीं हुआ, इससे मेरी सेल्स ही प्रमोट हुई है, तो मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं ये। अच्छा सर, स्टॉक विड्रॉन एज ड्रॉइंग, तो मेरी परचेज कम हो जाएगी, और मैं क्या कहता हूं सर दूसरी तरफ से मेरी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर मैं कह सकता हूं कि मेरी जो ड्रॉइंग्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, तो ये इफेक्ट पड़ेंगे। अच्छा सर अब एक बात बताओ, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, सैलरी परचेजेस कम हो जाएंगी, तो ठीक है, परचेजेस में से माइनस कर देंगे, फर्स्ट वाले का हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट वाले का क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम? सर फर्स्ट वाले का हम ट्रीटमेंट करेंगे, डिडक्ट कर देंगे परचेजेस में से एंड ऐड कर देंगे कहां पे? सैलरी के अंदर, और सैलरी कहां पे आती है सर? इन P&L अकाउंट डेबिट साइड। सर एक बार सैलरी वाला फिर से बता दीजिए कैसे इंक्रीज हुआ? मैंने यही तो बताया था अभी, ये देखो ध्यान से, मैंने ये कहा था कि मैं एम्प्लॉयर हूं, और मैंने एम्प्लॉय को क्या बोला कि आप जो हैं मुझसे हर महीने कैश ले लेना 15,000 रुपए, और 2,000 रुपए के कपड़े ले लेना, क्लॉथ्स ले लेना। मान लो मेरे पास में मैं गारमेंट शॉप रखता हूं, या फिर मान लो जैसे मैंने अभी कहा
कि मेरी फ्रूट शॉप है, तो मैंने उसको क्या बोला कि मैं आपको हर महीने 2,000 रुपए के फ्रूट्स दे दूंगा और कैश में दे दूंगा 15,000 रुपए। तो इसकी टोटल सैलरी कितनी है? इसकी टोटल सैलरी है सर 17,000 रुपीज, जो कि इसको कैश में मिल रही है और प्लस काइंड में मिल रही है। काइंड में कितने मिल रहे हैं? 2,000 और कैश में मिल रहे हैं 15,000। तो कैश वाली सैलरी तो बच्चों को सैलरी समझ में आती है, वो P&L अकाउंट में ऑलरेडी दिखेगी आपको। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसी सैलरी के अंदर इंक्लूड कर देना पड़ेगा ये 2,000 रुपए का अमाउंट भी। ठीक है जी, ये बताया मैंने, समझ में आई मेरी बात? बोलो सर। यस सर, आ गया। ठीक है, अच्छा तो हम परचेजेस में से माइनस कर देंगे। परचेजेस कहाँ होते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एंड हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे सैलरी के अंदर, जो कि है इन P&L अकाउंट, डेबिट साइड पे। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास में क्या है? एक तो हम माइनस कर देंगे परचेजेस, माइनस कर देंगे परचेजेस, जो कि कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जो दिखाई दे रहे हैं डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एंड और क्या करेंगे हम सर? हम P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे क्या? प्रमोशनल एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट या कुछ भी। ठीक है जी, एडवर्टीजमेंट ही लिख देंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करके हम इसको P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे। थर्ड पॉइंट, स्टॉक विड्रॉन है। ठीक है जी, तो हम वहां पे माइनस कर देंगे परचेजेस में से, जो कि है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या करेंगे? और सर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे कैपिटल में से, जो कि कहां दिखाई दे रही है? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक जी, ये ट्रीटमेंट करेंगे हम इसका, फटाफट से नोट कर लो। जी सर, नेक्स्ट हमारे पास में जो है एडजस्टमेंट, वो है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, अब सोचो सर, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? बोलो बोलो, जल्दी बताओ। इनकम टैक्स लगता है सर प्रॉफिट पे, नहीं, पर्सन्स। बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन ये बिजनेसमैन की एक पर्सनल वो है। एक एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। पहले हम करते हैं, पहले हम गलत करते हैं, फिर हम सही सीख जाएंगे अपने आप। मान लो ये मेरे को, बहुत से बच्चे यहाँ पे ना गलती कर देते हैं, ये हमने बनाया P&L अकाउंट, ये हमने बनाया P&L अकाउंट, और यहाँ पे ना एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया इनकम टैक्स। अब एक बात बताओ, इनकम टैक्स क्या था? टैक्स था एक। आपने अगर अपने टैक्स की डिडक्शन एज एन एक्सपेंडिचर अपनी इनकम्स के अगेंस्ट ले ली, तो आपने सच में पे क्या किया? कुछ भी नहीं पे किया। इसका मतलब अगर आप उसको अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, तो आपकी जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं गया। तो सर हम इसको बिजनेस एक्सपेंस नहीं मान सकते, हम इसको बिजनेस एक्सपेंस नहीं मान सकते। तो ये क्या है? जो इनकम टैक्स पे किया गया है, ये इनकम टैक्स लगता है पर्सन्स के ऊपर। देयरफॉर इट इज पर्सनल ऑब्लिगेशन of businessman, of owner of business to pay it. सही लेकिन लायबिलिटी होगी ना फिर?
सुन तो लो, लाइबिलिटी काहे की होगी? पर्सनल लाइबिलिटी को लाइबिलिटी नहीं कहते हम, पर्सनल लाइबिलिटी को लाइबिलिटी नहीं कहते हम, बिजनेस लाइबिलिटी को लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो देखो, तो ये क्या है, ये ओनर की पर्सनल ऑब्लिगेशन थी, पर्सनल लाइबिलिटी थी, तो हम क्या बोलेंगे इसको? और फिर भी इसने कहां से पे कर दी? इसने पे कर दिया कहां से? बिजनेस के अकाउंट से। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स उसने पे कर दिया है, तो इसके पास में क्या इफेक्ट होगा सर? एक तो हमारा जो बैंक अकाउंट है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके क्या इफेक्ट हो जाएंगे? एक तो हमारा बैंक जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और हम इसको P&L अकाउंट में चार्ज नहीं करते, हम इसको P&L अकाउंट में चार्ज नहीं करते, हम इसकी कैपिटल से एज अ ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो इसकी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, दो काम होंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये उसकी पर्सनल ऑब्लिगेशन थी। पर्सनल ऑब्लिगेशन को अगर उसने बिजनेस से पे कर दिया है तो उसकी कैपिटल ही कम होने वाली है, यानी कि हमने इसको ड्राइंग्स मानना है। डन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सर एडवांस टैक्स पेड। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होता है, एडवांस टैक्स पेड। ये एडवांस टैक्स पेड भी जो है ना, ये एडवांस टैक्स पेड जो है ये भी हमारे पास में पर्सनल के ही नेचर का है, तो इनकम टैक्स पेड की तरह से ही इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इसको हम यहां से हटा देते हैं, दो दो बार लिख करके कोई फायदा नहीं। अच्छा सर, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास में इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे एक्सीडेंटल प्रीमियम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे कार प्रीमियम नहीं लिखा, मैंने केवल इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है। अगर सर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो फॉर एम्प्लॉई है, सर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर क्यों पे करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा सर। मान लो मेरे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और वो फैक्ट्री है मेरी एक, तो मेरी ये ऑब्लिगेशन बनती है कि मैं उन लोगों का कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या कोई लाइफ इंश्योरेंस करवा करके रखूं और प्रीमियम खुद पे करूं। मतलब ऐसा जो है हमारे पास में, हमारे को एक सोशल ऑब्लिगेशन के अंडर आता है। प्रवीण बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। अच्छा जी, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया गया है एम्प्लॉय के लिए तो क्या है सर ये? तो ये है बिजनेस एक्सपेंस। मैंने माइक ऑफ करने को बोला, उसने हमें क्या नाम है कैमरा भी ऑन करके दिखा दिया प्रवीण ने। अच्छा जी, सर वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन गलती से तुम लेटे हुए हो, मैंने ये देख लिया। खड़े होकर के पढ़ाई करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। अच्छा देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एम्प्लॉय के लिए अगर पे किया गया है तो क्या है? ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। तो ये क्या है? बिजनेस एक्सपेंडिचर है। और अगर ये पे किया गया है फॉर लाइफ या फिर फॉर एम्प्लॉयर तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तो अगर बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा तो कहां आ जाएगा सर? P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। ओके, और अगर एम्प्लॉयर ने पर्सनल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर बिजनेस से कर दिया है तो उससे क्या होगा सर? उससे उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कैपिटल माइनस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक नोट लिख लेते हैं। नोट, इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, if nothing is given in question,
we will assume that it is a business expenditure. Therefore, debited to will be debited to P&L account. ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक सर, ये तो था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक, और यही हमारे पास में लास्ट एडजस्टमेंट थी। इसके अलावा एक पॉइंट और बचता है जिसको कि मैं खास क्वेश्चन के साथ ही कराता हूं जब वो क्वेश्चन में आता है, वो है सर मैनेजर रेम्युनरेशन। क्योंकि उसमें बच्चे काफी गलतियां करते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा जब वो क्वेश्चन में आएगा। आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। सर ओके, मेरा माइक ऑफ था, मैं इसको एक बारी फिर से दोबारा से बता देता हूं। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, तो हमारे पास में क्या है, हमें इस डाटा से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं सारे के सारे एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम ऐसी इनकम जो कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है जी, ओके। तो हमारे पास में दिया हुआ सबसे पहले क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 6500 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 6500 को मैंने डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इसलिए माना है क्योंकि सर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस मिल करके क्या बन जाएंगे, मिल करके हमारे पास में बन जाएंगे सर, हमने जितने का अमाउंट इस साल इंट्रोड्यूस किया है अपने बिजनेस के अंदर। तो जो चीज हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं एज अ गुड्स अपने बिजनेस के अंदर, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे को दिया हुआ है परचेजेस। परचेजेस दी हुई है 45,000 रुपए की, उसको भी हमने डेबिट साइड पे लिख लिया। और याद रखिएगा ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर्स लक्ष्मी एंड सन्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेजल जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, सेजल जी। हाँ अच्छा, इसके बाद दी हुई है सेल्स। सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम है बिजनेस प्रोडक्ट से, तो सेल्स को मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता हूं 72,000 रुपीज। लेकिन 72,000 मेरे को इनर कॉलम में लिखना चाहिए था क्योंकि मेरे को कोई सेल्स रिटर्न भी दी हुई है। तो मैंने क्या कर दिया सर, सेल्स रिटर्न जो परचेज रिटर्न के बाद दी हुई है 1500 रुपए, मैंने यहां से डिडक्ट किया और आउटर कॉलम में जो भी अमाउंट आ जाएगा, मेरे ख्याल में 70,500 रुपीज, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये हमारी सेल्स आ गई। ठीक, ऐसे ही परचेज रिटर्न दी हुई है 500 रुपए की, तो मैंने 45,000 रुपए में से माइनस कर देने हैं 500 रुपए। 45,000 में से 500 रुपए डिडक्ट कर दूंगा रिटर्न के, और ये मेरे पास आ जाएगा 44,500। ठीक सर, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के बाद में कैरेज दिया हुआ है। कैरेज के आगे कुछ ना लिखा हो, हम मानते हैं कैरेज इनवर्ड, और
कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट डेबिट साइड पे आता है। और कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है? कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर कैरेज इनवर्ड जो है वो हमारा फ्रेट है ऑन परचेजेस, और कैरेज आउटवर्ड जो है वो है फ्रेट ऑन सेल्स। फ्रेट ऑन सेल्स जो होता है वो ऑपरेशंस के बाद होता है, ऑपरेशंस के बाद होता है, और ऑपरेशंस तक के एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो हम क्या कहते हैं सर? हमने यहां लिख दिया कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड यानी कि फ्रेट ऑन परचेजेस कितने का सर? 1200 रुपीज का। ठीक है। उसके बाद वेजेस, वेजेस हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर काम आती है 4800। इसी तरीके से फ्यूल भी हमारा, फ्यूल एंड पावर भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फ्यूल एंड पावर। अच्छा, पावर की जगह इलेक्ट्रिसिटी लिखा होता तो कुछ और होता, मैं आपको समझाता हूं अभी दोनों में डिफरेंस। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे, पहले उससे भी पहले मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ। ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे मैं क्यों लिख रहा हूं? इस वजह से क्योंकि ये बचा हुआ माल है। देखिए ओपनिंग को मैं डेबिट साइड पे लिखता हूँ, ओपनिंग स्टॉक को, और परचेजेस को भी डेबिट साइड पे लिखता हूँ। इन दोनों को मैं डेबिट साइड पे लिखता हूँ। इसका मतलब ये मेरे खर्चे थे, लेकिन अगर मेरा कुछ अमाउंट बच गया है उन्हीं खर्चों में से तो वो मेरी इनकम की तरह से ट्रीट होता है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर बिकने वाला। ठीक है, तो मैंने इसको कहाँ लिख दिया? क्रेडिट साइड पे लिख दिया। मैंने इसे क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब मैं आप लोगों को समझा रहा था सर पावर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में डिफरेंस। अगर आपके पास में लिखा हुआ हो सर पावर, तो पावर कहाँ आती है सर? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। और अगर आपके पास लिखा हो सर इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका ये आएगा सर पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? पावर का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फैक्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो काफी पावरफुल होती है, तभी हम क्या नाम है इसको पावर कहते हैं, क्योंकि इससे हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो पावर फॉर प्रोडक्शन। ठीक है जी, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए होती है सर? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होती है। मतलब कि ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी वो है जो आपके घरों में आ रही है या मेरे घरों में आ रही है, इसका बहुत ज्यादा हैवीली कंजम्पशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। सर अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए क्वेश्चन के अंदर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी दिख जाए तो आप कहां लिखेंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। और अगर आपको दिखाई दे जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, तो आप इसे पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम डोमिनेटिंग नेचर से अकाउंट को चलाते हैं। डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे किसका है? फर्स्ट पॉइंट के अंदर डोमिनेटिंग नेचर सर पावर का है क्योंकि वो पहले आई है। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट पे डोमिनेटिंग नेचर किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है क्योंकि वो पहले नंबर पे लिखा गया है। तो सर जो पहले नंबर पे लिखा जाएगा उसी के हिसाब से अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी। इसका मतलब ये होता है कि पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी बिल था उसमें ज्यादा पार्ट पावर का था, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर में जितना भी बिल था उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा था। तो इसको हम उसी के नेचर के हिसाब से ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। अब जो भी हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर बचा हुआ होगा वो हमारा इस साल का प्रॉफिट होगा, और जो कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इनके सबके आगे 2 लगा दीजिए आप लोग। लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो निकल करके आ जाए। ओके जी, ये देखिए आपके सामने सॉल्यूशन भी दिया हुआ था जो हमने सॉल्व किया उसी क्वेश्चन का। ओके, चले आगे। लड्डू का क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए।
बोलिए। सर कुछ नहीं। अच्छा, हाँ जी, हमारे पास में दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कब का दिया हुआ? 32,000 रुपए इस साल के ओपनिंग का। तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, ये देखो डेबिट साइड पे लिखा हुआ। ठीक है जी, परचेजेस डेबिट साइड पे आ जाएंगे, देखो परचेजेस डेबिट साइड पे लिखे हैं। फ्रेट, फ्रेट के आगे कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानते हैं इसको? फ्रेट इनवर्ड, तो ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। पावर कहाँ आता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, पावर यहाँ लिखा हुआ है। कस्टम ड्यूटी, अब ये कस्टम ड्यूटी सर प्रोडक्शन से पहले की है, क्योंकि जब हम सामान बाहर से खरीद करके लाए तो हमारे को कुछ पेमेंट करनी पड़ी ड्यूटी की या टैक्सेस की, उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, जो हमने कस्टम पे की होगी, यानी कि पोर्ट पे की होगी। ठीक है, बाहर से हमने मंगाया था थ्रू शिपमेंट, तो बिफोर प्रोडक्शन ये एक्सपेंस है, प्रोडक्शन से पहले का एक्सपेंस है। तो कहाँ आ जाएगा सर? P&L अकाउंट की, ओ सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। अच्छा जी, एक सेकेंड ठहरिएगा बच्चों, फोन रिंग कर रहा है, इसको जरा बंद कर दो। अच्छा जी, इसके बाद में हमारे पास में लिखा हुआ सर सेल्स, हमारी इनकम है इस साल की, तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और क्लोजिंग स्टॉक ये हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमारे एक्सपेंसेस जो थे वो इनकम से ज्यादा थे, तो हमारे को क्या आ गया सर? लॉसेस आ गए। कितने के? 1,03,000 रुपए के। ठीक है जी, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे ये। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स सोहेल एंड ब्रदर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। और हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ही दिए हुए हैं। लो सर, इसका मतलब क्या है? क्या हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं सर, हमें ट्रेडिंग अकाउंट अब नहीं बनाना पड़ेगा। हमारे को तो हमें तो ऑलरेडी बना करके दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बना करके दिया हुआ हो। तो मेरे को क्या P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा केवल। मैंने यहाँ क्या लिख दिया सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं और क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स है ना। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने के सर? 97,000 रुपीज के। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये हमारा एक एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? टू डिस्काउंट अलाउड। आप लोगों को याद है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं। और क्रेडिट साइड पे ऐसी इनकम्स आती हैं जो रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, रिलेटेड टू बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी बिजनेस नहीं, बिजनेस प्रोडक्ट से जो रिलेटेड नहीं है, वो हमारी इनडायरेक्ट तरीके की, मतलब इनडायरेक्ट में तो ये कहिए उसको आप ये कहिए सिर्फ कि वो ऐसी इनकम्स हैं जो बिजनेस के अंदर तो है लेकिन बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं है, अदर देन बिजनेस प्रोडक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आ जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर प्रोडक्शन के बाद आता है। डिस्काउंट था 2,000 रुपए का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 रुपए का। ऑफिस रेंट, इसका तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑफिस से लेना देना है, वरना ये फैक्ट्री में हो जाता। ठीक है ना, 5,000 रुपए। नेक्स्ट नीचे डाटा दिया हुआ है हमारे को, रिपेयर दिए हुए, इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हुए। सर ये रिपेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, तो रिपेयर्स प्रोडक्शन के बाद ही होते हैं।
अगर कोई कराने पड़े तो हमें किसी गुड्स से रिलेटेड या फिर किसी प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। इंश्योरेंस प्रीमियम का भी हमारे प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं था, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है तो P&L अकाउंट में आ जाएगा। टेलीफोन चार्जेस, सर टेलीफोन चार्जेस भी ऑफिस से रिलेटेड थे, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे फैक्ट्री ना लिखा हुआ हो। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये हमारी इनकम है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव करना हमारा मेन मोटिव नहीं था। मेन मोटिव तो बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का था, इसलिए ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम मानी जाएगी। इनडायरेक्ट इनकम मान लो, चाहे आप ये बोल दो कि सर यहाँ पे हम अदर देन प्रोडक्ट इसको हम इनकम मानते हैं, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है जी। क्रेडिट साइड पे 3000 रुपए, रिपेयर्स थे हमारे पास 2400 रुपए के, इंश्योरेंस प्रीमियम था 5100 रुपए का, और टेलीफोन चार्जेस 1000 रुपए के थे। इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ये भी अदर देन बिजनेस प्रोडक्ट इनकम है हमारी। इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है बाय इंटरेस्ट फॉर द ईयर। बाहर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, उसके ऊपर हमें जो रिटर्न आई है वो हमारी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट आई है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। और लास्ट में हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे जो भी आ जाएगी वो आ जाएगी सर नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। ठीक, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आती है तो वो क्या आ जाएंगे सर, नेट लॉसेस आ जाएंगे। और ये नेट प्रॉफिट्स कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं सर, ये ट्रांसफर हो जाते हैं कैपिटल में, तो ट्रांसफर टू कैपिटल, सिंपल। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। आइए मैं आप लोगों को एक बारी फॉर्मेट दिखा देता हूं। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट दिखा देता हूं। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी से ले लीजिए। हो गया सर। अच्छा जी, हाँ जी, एक सेकेंड ठहरिएगा बेटा, एक सेकेंड ठहरिएगा। पहले जो मैं कर रहा हूँ मैं कर लूं, फिर आपकी डाउट लेता हूं मैं। फिर P&L अकाउंट की हमारे सर क्या किसका नाम है, स्क्रीनशॉट इसका लेना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मेट है सर। ओके सर। हो गया सर। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, आप जो बच्चा बीच में बोल रहा था उसको बताइए, क्या पूछ रही थी मैडम आप? तो मैं ये पूछ रही थी कि हमारी जो बुक है ICI की, तो उसमें फाइनल अकाउंट्स के 2 यूनिट्स दे रखे हैं, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग और एक मैन्युफैक्चरिंग। हाँ तो जी, सर इसमें फर्क क्या है? ये फर्क आपको अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। लेकिन ये फर्क जो है, जब मैं ये वाला नॉर्मल वाला खत्म कर दूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग पे आऊंगा तो आपको पता लग जाएगा क्या फर्क है दोनों में। ओके ओके सर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेसिकली क्या होता है, चलो बता ही देता हूँ वरना आपके भी दिमाग में टिक टिक ही बजती रहेगी। सर क्या होता है, हमारे पास में दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बिजनेसमैन जो होते हैं, यानी कि बिजनेस ओनर जो होते हैं, बिजनेसमैन दो तरीके के होते हैं, आपने अपने आसपास देखे होंगे। एक तो होते हैं मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग, और एक होता है ट्रेडर। ट्रेडर सामान बनाते नहीं है, केवल बेचते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आपको केवल ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हमें एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना है। मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। देखो मैन्युफैक्चरर भी आगे ट्रेडर का काम तो करते ही हैं, लेकिन ये बना करके आगे बेचते हैं, लेकिन ये सिर्फ बेचते हैं। तो ये जो ट्रेडर होते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और P&L अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी, और साथ में बैलेंस शीट बनाते हैं। जबकि ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं कि हमने कितने की मैन्युफैक्चरिंग की, साथ ही ये बनाते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट, साथ ही ये बनाते हैं P&L अकाउंट, और साथ ही ये बनाते हैं बैलेंस शीट। तो यहाँ पे इनका एक अकाउंट एक्स्ट्रा होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो हम सीखेंगे बनाना।
ठीक है सर। ठीक है जी, वो चैप्टर के दूसरे पार्ट में है। हाँ जी अच्छा सर, जी। ठीक है। सर तो दोनों ये जो चैप्टर का अभी हमने क्वेश्चन आते क्वेश्चन हैं। किया, ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसका आंसर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। हाँ जी, आप क्या कह रही थी, बोलिए। दोनों चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। बेटा मैं अंतर्यामी नहीं हूं। जैसे कल बच्चों को पता लगा ना, ऐसे ही हमें भी पता लगता है कि क्या आया है। पास्ट ईयर्स के लिए हमारे पास में जो होते हैं वो स्कैनर्स होते हैं, वो आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ। मतलब ऐसा गोलमोल जवाब हमें देना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि हम हाँ भी नहीं कहना चाहते, ना भी नहीं कहना चाहते। अच्छा जी, चलो फटाफट से ये बताओ जल्दी से, अब तुम लोग बताओगे, मुझे नहीं आता ये। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिख दूं? सर P&L P&L के क्रेडिट साइड। P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए सर। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर कहाँ लिख दूं? सर P&L के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में। डेबिट साइड। सैलरी कहाँ लिख दूं? P&L की डेबिट साइड। सर P&L के डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन कहाँ लिख दूं? P&L की डेबिट साइड और लायबिलिटी में। मैडम ऊपर जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है सिर्फ। अच्छा जी, पोस्टेज कहाँ लिख दूं? डेबिट साइड। P&L P&L अकाउंट की Debit डेबिट side. साइड पे। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स क्रेडिट P&L साइड। के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे। कमीशन रिसीव P&L Credit अकाउंट side. के डेबिट के क्रेडिट P&L साइड पे। क्रेडिट साइड। सेल्स एक्सपेंस P&L Debit side. अकाउंट की डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट साइड। हाँ जी, और ये सारा का सारा अमाउंट हमारे सामने ये लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स बनाए। चलो माइक ऑफ कर दो सारे अपने, पीछे से शोर आता है। अच्छा सुनो बच्चों, ये तो लड्डू लड्डू क्वेश्चन थे, सपने में भी मत सोचना एग्जाम में ऐसे आएंगे, केवल आप लोगों की प्रैक्टिस कराने के लिए और साथ में जो क्या नाम है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उन लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए था। ठीक है, हमारे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और बढ़िया वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आज एडजस्टमेंट्स कराई हैं आप लोगों को, वो एडजस्टमेंट्स जो है अच्छे से अपना क्या नाम है समझ लेना, कोई डाउट हो पहले पूछ लेना, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे सर, क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के एडजस्टमेंट्स के साथ। ठीक है, ओके सर। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी अब ट्यूसडे को। आज संडे है, अब इसके बाद में आप लोग संडे मना सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। ओके सर, बाय सर। सर हो जाओ सर।